Yes. So good morning all of you. So as we were into discussing the questions, type of questions which will be coming in the board exams, as well I will be giving the same type of questions in the intern. Not the same question, same type according to the new pattern of your question paper. Have you seen the new pattern of the question paper? I sent you once that PDF. उसको देख लेना. That is a new pattern which will be coming for your board exams and for your internal exams also. मैंने उसी pattern में देने हैं एग्जाम. जैसे उसमें था क्या, पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे एंड देयर आर 16 एमसीक्यूज. सबसे पहले 20 होते थे, नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 16. ठीक है, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हुए. तो सी दैट देन यस्टरडे वी हैव सीन 2-3 क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग का पीरियड ओवर हो गया था. एक्सप्लेन द चैलेंजेस व्हिच इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. तो नेशन बिल्डिंग के टाइम पे इंडिया ने कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है या चैलेंजेस को फेस किया है. तो फर्स्ट है चैलेंज टू शेप आवर नेशन. दूसरा है टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सेटअप टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी. These three were the major immediate challenges जिसके रिफॉर्म लाने की सबसे ज्यादा इमीडिएट जरूरत थी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. When we talk about poverty, education, ठीक है, about discrimination between various castes, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सो दोज वर द चैलेंजेस. स्टिल वो चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में, बट दोज चैलेंजेस वी कैन से वर लॉन्ग टर्म चैलेंजेस. वो एक या दो दिन में उसमें चेंजेस नहीं आ सकते हैं. They had started since independence and still we are living under poverty. As we know, our population is still under poverty line. We have caste differences also. Still there are a lot of social issues which were at the prevalent at the time of independence. But these three were the immediate challenge जिनको लाना बहुत important था. अगर if we have to set up a democratic character in our country, because हमें independence मिली थी, जो हमें we had to protect our sovereignty जो बहुत hard earned थी. आपको पता है independence में जो freedom struggle था उसमें कितना डिफिकल्टी के साथ हमको फ्रीडम मिली ब्रिटिश रूल से. तो उस सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना, मेंटेन करके रखना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था. और उसको प्रोटेक्ट करके रखना कि दोबारा से कोई हम कॉलोनी ना बना ले, हमारे ऊपर रूल ना करे उस तरीके से. तो पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली वी हैड टू बी वेरी स्ट्रांग एंड स्टेबल. तो पॉलिटिकली अगर हमें स्टेबल होना है, हमें सोशली स्टेबल होना है, इकोनॉमिकली स्टेबल होना है. सो दीज थ्री वर द मेजर इंपॉर्टेंट चैलेंज जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू मेक आवर नेशन. तभी लिखा है नेशन बिल्डिंग. जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है वो देश नहीं था, उसको हमें क्या बनाना था, एक कंट्री, एक नेशन बनाना था. तो क्या था पहले, चैलेंज टू शेप अ नेशन, एस्टैब्लिश. अब एग्जाम में राइट 3 पॉइंट्स. अब इसके आगे यू हैव टू एक्सप्लेन आल्सो. ठीक है, देन यू विल गेट मार्क्स. तो दीस आर द 3 challenges and I am discussing it. Challenge to shape a nation क्या है? India was divided among various states at the time of independence. Hence a great challenge arose to unity and integrate country into one bond. सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में you already know. He had been playing a very important role when we talk about integration of India. Word समझ आता है, integrate मतलब सबको जोड़ के रखना. अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या आया? There were lot of divisions, अलग-अलग social groups थे. जैसे हमने क्या देखा था, मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने क्या डिमांड करी, हमें अलग नेशन चाहिए. उसकी वजह से कहते हैं पार्टीशन हुआ. उनकी जो कम्युनिटी थी उसकी वो रिकॉग्निशन मिले, उनका डेवलपमेंट हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. उनको लगता था हिंदुस्तान अगर इंडिया के साथ हो रहेंगे तो उनका जो उनकी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको इतना रिकॉग्निशन और इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है. दैट इज व्हाई दे हैड डिमांडेड फॉर द टू नेशन थ्योरी. यू नो दिस टू नेशन थ्योरी आ सकता है आपको मार्क्स में. क्या है, तो ये किसने प्रोपोज की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने ये थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था हिंदू में 2 तरीके के लोग रहते हैं. ही सेड हिंदूज एंड मुस्लिम. वैसे तो और रहते थे पर मेजर अगर पॉपुलेशन जो हिंदूज और मुस्लिम्स की थी. एंड ही हैज सेड एंड ही हैज गिवन एम्फेसिस ऑन दैट मेजर पॉपुलेशन है जिसको इंपॉर्टेंस दी जाती है वो हिंदू कम्युनिटी को दी जाती है इंडिया में. इसीलिए आफ्टर पार्टीशन वी वांट अ सेपरेट कंट्री फॉर हिंदू कम्युनिटी, सॉरी फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, ताकि हमारा भी डेवलपमेंट हो सके. ये उन्होंने रीजन दिया था फॉर अ सेपरेट स्टेट. उनको मिला भी. इंडिया ऑलरेडी जो कांग्रेस थी हमारी उसके सपोर्ट में नहीं थी, बट विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स उनको सेपरेट नेशन मिला. ठीक है, तो जब ये मिला तो ऐसे पाकिस्तान अलग हो गई. तो ऐसे ही बहुत जगह रीजन्स में प्रॉब्लम थी. वेस्ट बंगाल की तरफ, पंजाब की तरफ, साउथ में, नॉर्थ में, जम्मू एंड कश्मीर का रीजन. तो इंडिया में हमेशा बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं बाउंड्रीज में. तो और बहुत सारे हमने वो भी पता है प्रिंसली स्टेट्स थे. तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के चाहते थे हम इंडिया के साथ मर्ज ना हो, हमारा जो किंगडम है हम इंडिपेंडेंट रहे एक कंट्री की तरह. अगर ऐसा होता तो लगा लो कितने 500 कितनी प्रिंसली स्टेट थी? 565 थी या हाँ 565 थी. ठीक है, प्रिंसली स्टेट. अगर इतने सारे छोटे स्टेट्स मिल जाते तो आज इंडिया होता और किसी का डेवलपमेंट और ग्रोथ भी प्रॉपर्ली पॉसिबल नहीं हो पाता अगर सारे की ऐसे सोचते. तो एक जो सबसे इमीडिएट तभी आ रहा है, सबसे इमीडिएट एक चैलेंज आया हमारे सामने
शेप अ नेशन, और नेशन को हमें शेप करना है तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमें उन्हें क्या करना है, मर्ज करना है इंडियन यूनियन में। हमें एक कंट्री बनानी है, उन राजाओं को बताना है कि हमारा एक साथ मर्ज होना कितना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे और डिविजन्स होते जाते हैं और इंडिया का जो मैप देखते हो आप ऐसा नहीं होता, अलग अलग टुकड़े होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं, हमने वो पढ़ा था प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, आई थिंक तो हैदराबाद के नवाब होते थे, उनका अलग प्रिंसली स्टेट होता, जूनागढ़ का अलग होता, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स का था। जम्मू कश्मीर का प्रिंसली स्टेट अलग होता, राजा हरी सिंह के बारे में जो तुमने सुना होगा, ठीक है। तभी इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर आएगा हमारा किस रिलेटेड, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, who took himself to the integrate this state either willfully or diplomatically to complete it into different states. दूसरा है to establish democratic setup, India constituted representative democracy based on parliamentary form of government. अब हमने अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाना था, because this has been a dream of all the freedom fighters कि whenever we will get the independence, our country will be democratic. Democratic means people will have the rights and they will have the powers and they will have the fundamental rights to participate in the government functioning. गवर्नमेंट का कैसा फंक्शन होगा, पावर्स होंगी, ये सब कौन डिसाइड करेंगे, सिटीजंस करेंगे। तो सिटीजंस का हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर जो आज पार्लियामेंट बनी हुई हमारी, वो खुद नहीं बन गई, किसने बनाया उसे, सिटीजंस ने बनाया। 5 साल के लिए तो बनाते हैं, अगर वो अच्छे से वर्क ना करें तो हम उसे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये पावर सिटीजन के हाथ में है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर हमारी भी बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है। आपको फंडामेंटल राइट्स है, आप अभी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो, कोई सा भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हो। ये सब राइट्स कहाँ से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। तो इस टाइप का ही डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने फॉलो करने का सोचा था कि जब भी हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, पहले से डिसाइडेड था। That's why it is written, India constituted representative democracy based on parliamentary form of government. Parliamentary form of government पता चल गया ना, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और उसमें 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसके बीच में पावर डिवाइडेड है। तो कोई भी किसी की एक की मोनोपोली नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। एक को चेक करने के लिए दूसरा है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम प्रोविजंस को वॉलेट करेंगे तो उसे चेक करने के लिए कौन है, जुडिशरी। गवर्नमेंट भी अगर प्रोविजंस को वॉलेट करती है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसे भी चेक करने के लिए कौन है, जुडिशरी। सो पावर्स को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है between 3 organs also, and between, if we talk about country at the union level, central government, state level and local government, and all these topic you have studied in class 11th I think, ठीक है। तो this is the balance of power we can say, or the division of power, जिसके साथ बैलेंस भी है। so this system को हमने फॉलो करना की जरूरत, and it was must immediate। अगर immediately हम उसको फॉलो नहीं करते, उस टाइम पे जो सिस्टम स्टार्ट हो जाता तो वही चल रहा होता, और उसके बाद हम कह नहीं सकते कि हमारी कंट्री आगे बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती, ठीक है। And the third is to ensure development and well-being of the society, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा है, Indian polity made herself to achieve welfare goods with the environment of effective economic policies and eradication of poverty and unemployment। तो सबसे पहला जो फोकस गवर्नमेंट का था इस टाइप की पॉलिसीज था। उन्हें भी पता था कि हम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को एक साथ में हटा सकते हैं, पर बहुत ज्यादा जरूरत थी कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करें, इस तरह के प्रोसीजर को लेकर के आए जिसकी वजह से जो ये पॉवर्टी इंडिया में बहुत ज्यादा और जो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है एटलीस्ट वो कम होनी शुरू हो जाए। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हिच वी हैड टू फेस व्हेन वी वर इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जब हम अपने आजादी के बाद एक नेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जब करेंगे तो कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे ना कि सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू। तो पहले ये 3 डिसीजंस थे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद और चीजें होंगी तो बहुत सारी, पर मेजरली वी हैव टू राइट 3 अगर ऐसे आता है तो। and always try to answer your this questions in this form point wise। अब खुशी को भी ऐसा टोल्ड, अब आप इसको पूरा पैराग्राफ लिख दो ना तीनों को एक में, और ये 6 मार्क्स का है तो आई विल गिव यू मे बी यू हैव रिटन एवरीथिंग 4.5 और 5। इम्पैक्ट होता है टीचर का व्हाइल चेकिंग, हम तो चेकिंग करते हैं तो पता है। तो और वही अगर सिद्धार्थ ने मान लो ये 3 पॉइंट लिखे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर ये 5 मार्क्स का है तो मैं उनको इसमें सब लिखा है आई विल गिव, इसमें मैं 1.5 ऐसे करके दे दूंगा, ठीक है। पर आप पूरा स्टडी बना के पैराग्राफ में लिख दोगे तो उसमें टीचर विल ऑलवेज थिंक है इसका अच्छा फुल तो नहीं 1 काट लेता हाफ, क्योंकि अगर टीचर को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, वो तो इसमें बहुत चीजें बता देगा कि यू हैव नॉट मेंशन दिस, यू हैव नॉट मेंशन दिस, और अकॉर्डिंग टू द आंसर अगर आपने पॉइंट को लिखे तो उन्होंने इसको पता है इसमें 3 पॉइंट्स अलग से मेंशन किए हैं, तो आई विल गिव यू फुल मार्क्स। तो ऑलवेज ट्राई, और इजी होता है चेकिंग, टीचर को देख के अच्छा लगता है, तो ऑलवेज ट्राई टू फ्रेम। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा है आपका आंसर का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाइल राइटिंग। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा अरे मुझे पार्टीशन के बारे में बहुत कुछ पता है, ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सब लिख दिया, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सारे इशू लिख दिए, पर कैसे बना के लिख दिए, एक बॉक्स के अंदर भर दिए। टीचर को बोल दिया ढूंढते रहो इसमें से, है ना, रैंडमली ढूंढो पॉइंट्स, तो उसमें मार्क्स आपके हमेशा कट होंगे।
वही आपने इकोनॉमिक इश्यूज लिख दिए, पॉलिटिकल इश्यूज लिख दिए, सोशल लिख दिए, कास्ट से बेस था, कुछ वुमेन्स जेंडर इनइक्वालिटी से था, तो आपने अलग अलग पॉइंट्स बना दिए, तो ऑलवेज यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो ऑलवेज ट्राई कि हाईलाइट कर दो उन वर्ड्स को। हाईलाइट ये नहीं कि पूरा पैरा पढ़ दिया उसमें लाइन खींच दी बीच बीच में, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, वो पहले चलता था। अब पॉइंट पे मिलता है बिल्कुल, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना आपको, 6 मार्क्स में आपको 6 पॉइंट लिख दो अच्छे अच्छे, ये नहीं कि इररिलेवेंट लिख रहे हो, 6 पॉइंट लिख दो पार्टीशन के, क्योंकि जब ये जैसे इस टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, व्हाट वर द कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसे मैं कोल्ड वॉर का पूछ लूँ तो आप सोच रहे हो बहुत कुछ हुआ था, क्या क्या लिखूँ, तो हमेशा यही तो प्रैक्टिस है, आपको घर में बना करके रखना है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स मैं लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, ठीक है। सो विद दिस ये कंप्लीट हो रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार रीड कर लो आप, बुक में है ये सबसे पहले आपका। Okay, so the next question from this chapter can be, write a short note on the people's movement of Hyderabad. When we are talking about the people's movement of Hyderabad, it means we are talking about the time period when we talk about the integration of states, जब states को जोड़ा जा रहा था, तो most of the states out of 565 जो प्रिंसेस states थी, सारी बिफोर इंडिपेंडेंस 1940s के बाद ही ये काम चल रहा था हमारा, इंटीग्रेटिंग द प्रिंसेस स्टेट्स विद इंडियन यूनियन, इंडिपेंडेंस से पहले से ही चल रहा था, बट मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस स्टेट्स मर्ज हो चुके थे, बस कुछ को छोड़ के, जिसका आपको मेंशन किया हुआ है बुक में, हैदराबाद है, कश्मीर है, जूनागढ़ एंड मणिपुर है, ठीक है, भोपाल भी था बट इट्स नॉट मेंशन्ड हियर। बट तो हम मेजरली पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो हैदराबाद है, इसको इंटीग्रेट करने में, इसको इंडियन यूनियन में मर्ज करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, व्हेन वी टॉक अबाउट किसके बारे में बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आई है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, तभी लिखा है राइट अ शॉर्ट मूवमेंट ऑन द पीपल्स मूवमेंट, लोगों ने मूवमेंट किया, दैट इन दैट क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड विद द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है, बट इसमें इन्होंने क्या डाल दिया, पीपल्स मूवमेंट, और पीपल्स मूवमेंट वही क्यों था कि जो ये हैदराबाद है, इससे मर्ज होना चाहिए, इंडिया के यूनियन में मर्ज होना चाहिए, यहाँ के लोग चाहते थे, बट जो यहाँ का नवाब था वो बहुत कैसा था, डिक्टेटर टाइप था, यहाँ पे डिप्लोमेटिक डेमोक्रेटिक वेज थे, जैसे वो जो लोगों को राइट्स देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, इक्वालिटी होती है, वो सारी राइट्स नहीं मिलती थी, जैसे ब्रिटिशर्स के अंडर हम रहते थे, वैसे लोग यहाँ के जो हैदराबाद के जो लोग थे वो किसके अंडर रहते थे, यहाँ के नवाब के अंदर, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में से माना जाता था उस टाइम पे, ठीक है, आफ्टर ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस वी कैन से। तो बेसिकली देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन की बात हो रही है, बट यहाँ पे ऐड किया इन्होंने पीपल्स मूवमेंट, तो विल सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय पीपल्स मूवमेंट इन हैदराबाद। So Hyderabad was the largest princely state of India. अगर हम इंडिया के princely states की territory and area wise बात करें तो हैदराबाद was the biggest and the strongest princely states in India. इसको merge करने में इंडियन यूनियन में प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी लोकेशन देखोगे तो कहाँ पर आती है? अगर इंडिया का मैप इस टाइप से आप देखोगे तो बिल्कुल ये रीजन जो है ये हैदराबाद कहा जाएगा। तो पॉसिबल होगा था कि ये अलग से ही ये किंगडम वर्क कर रहा है, इंडिया के साथ ये मर्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, इंडिया के साथ ये मर्ज नहीं हो रहा है, तो इसकी लोकेशन की वजह से इंडिया के मैप में हमेशा प्रॉब्लम रहती, ये एरिया अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग, तो इसको इंडिया के जो मैप में है, इंडिया के यूनियन में है, हमारे एरियाज में इसे ज्वाइन करना जरूरी था, मर्ज करना बहुत जरूरी था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि जहाँ जो यहाँ का नवाब था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, पावरफुल पर्सन था। हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया अंडर द रूल ऑफ निजाम, वहाँ पे निजाम का रूल चलता था। कहीं पे क्या होता था, राजा होते थे अलग अलग एरियाज में ना, वेस्ट में होगा, नॉर्थ ईस्ट में अलग होगा, साउथ में अलग होगा, नाम अलग अलग होते थे, कहीं रूलर बोलते थे, कहीं किंग बोलते थे, कहीं राजा बोलते थे, कहीं महाराजा बोलते थे, तो यहाँ पर क्या बोलते थे, निजाम बोलते थे। ओके, सो यहाँ का जो निजाम था, वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन था, निजाम वांटेड हैदराबाद टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जो यहाँ का निजाम था वो चाहेगा मेरी पावर्स किसी और के हाथ में चले जाए और यहाँ के जो लोग हैं किसी और के अकॉर्डिंग वर्क करने लगे, सो ही ऑलवेज वांटेड कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट रहे और मेरे अंडर रहे। निजाम वांटेड हैदराबाद टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बट द पीपल ऑफ हैदराबाद वर नॉट हैप्पी विद द रूल ऑफ निजाम। बट जो यहाँ के लोकल पीपल थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द रूल ऑफ द निजाम, क्योंकि वो बहुत डिक्टेटर टाइप का था, जो इनके ऊपर सारी चीजें इंपोज करता था फोर्सफुली, ठीक है, ड्यू टू हिज नॉन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, क्योंकि जो वहां पर निजाम के अंडर जो हैदराबाद में जितनी भी प्रैक्टिसेस होती थी, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटीज होती थी, वो नॉन डेमोक्रेटिक होती थी, मतलब उसमें लोगों का कोई रोल होता नहीं था, फोर्सफुली उनको सब चीजें कराई जाती थी, ठीक है। Hence various sections of the society agitated against him, तो सबने रिवॉल्ट, एक प्रोटेस्ट शुरू किया इस टाइम पे हैदराबाद में, किसके अगेंस्ट, निजाम के अगेंस्ट, क्योंकि दे गॉट द अपॉर्चुनिटी कि इंडिपेंडेंस के बाद सारी जो स्टेट्स इंडिया में सब क्या हो रही थी, मर्ज हो रही थी, इंटीग्रेट हो रही थी इंडियन यूनियन में, तो यहाँ के लोगों ने भी इस टाइम पे हिम्मत की एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रूल ऑफ
निजाम, तभी इसको हमने क्या बोला है, पीपल्स मूवमेंट ऑफ हैदराबाद। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। हेंस वेरियस सेक्शन, अच्छा ये हो गया। तो इसमें आ रहा है द पीजेंट्स, कौन कौन लोग थे, द पीजेंट्स, पीजेंट्स कौन होते हैं निकिता, हु आर द पीजेंट्स, है बेटा सिद्धार्थ, सर जो लेबर क्लास हाँ खुशी, यस, बेसिकली जो पीजेंट्स हम होते हैं वो लेबर्स होते हैं, आप ये लेबर से बोल रहे हो, जिनका अपना लैंड नहीं होता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर लैंडलॉर्ड्स, उनके खेतों में काम करते हैं, तो इनको उसका रिटर्न बहुत कम मिलता है। मैं अगर यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ तो ये सारी जमीन मेरी है, तो मैं ऐसे फार्मर्स को हायर कर लूंगा जो मेरे लिए काम करेंगे, पर इन रिटर्न में उनको बहुत कम दे रहा हूँ। हो सकता है वो प्रोडक्शन बहुत अच्छी करके दे रहे हैं, मेरे को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, पर मैंने उनको मिनिमम वेज रखा है, बहुत वो भी नहीं दे रहा हूँ, टाइम गैप के साथ दे रहा हूँ। तो ये पीजेंट्स थे कुछ जिनका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हैदराबाद में, ठीक है, जिनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा था। The peasants in Telangana region particularly rose voice against him. तो यहाँ के जितने peasants थे बहुत गुस्सा थे निजाम से, they all rose against the rule of Nizam. Women also joined the movement in large number. And जो women थी यहाँ पर, इनके साथ भी बहुत discrimination होता है था यहाँ पर हैदराबाद में. So when they got the opportunity, so they also came and stood against the rule of Nizam and they wanted Hyderabad to merge with India. So they were in support कि हैदराबाद को मर्ज किया जाए इंडियन यूनियन के साथ, और ताकि उनका कैसे फंक्शनिंग रहे, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग रहे। जब हमें राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी नहीं मिलेगी तो हमेशा हम ट्राई करेंगे कि हम ऐसी चीज करें कि हमको ये सब चीजें करने को मिल पाए। आपको एक टाइप से इस टाइप से लाइफ जीनी पड़े जहाँ पे आपको अपनी कोई भी फ्रीडम ना हो, अपनी कोई सोच अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ना कर पाओ आप, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम उस चीज से हमेशा बाहर आने के लिए कोशिश करते रहेंगे, और जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम सब साथ आएंगे। तो वैसे यहाँ पे वो पीजेंट्स और वुमेन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि वो लोग बहुत सफर कर रहे थे यहाँ पे अंडर द रूल ऑफ निजाम। द कम्युनिस्ट भी इन्होंने ऐड किया, जब भी कोई सोशल प्रोटेस्ट होता है तो जब भी उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ऐड हो जाती हैं, अपोजिशन लीडर्स ऐड हो जाते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी हैदराबाद की, और हैदराबाद की जो कांग्रेस थी, वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट, वो लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को अगेंस्ट द रूल ऑफ निजाम। निजाम को हटाना चाहते थे जो एक डिक्टेटर की तरह काम करता था वहां पर। निजाम रिस्पॉन्डेड, निजाम तो बहुत पावरफुल था यहाँ पर, उसने रिस्पॉन्ड किया है बाय अनबेसिंग रजाकार्स पैरामिलिट्री फोर्स और पीपल। तो रजाकार्स क्या आ सकता है वन मार्क्स में, वो रजाकार्स, तो ये इसकी पैरामिलिट्री फोर्स थी, किसकी, निजाम की। तो निजाम की जो फोर्सेस थी, जो सिक्योरिटी देती थी हैदराबाद को, ये लोग बहुत डेंजरस होते थे, एट्रोसिटीज करते थे, लोगों को मारना काटना, ऐसे वाले ये पैरामिलिट्री फोर्स थी इसकी रजाकार्स। तो आ सकता है कहीं पर भी हुआ रजाकार्स, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इनको कंट्रोल करने के लिए किसने इंटरफेयर किया है यहाँ पर, ऑलरेडी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें इन्वॉल्व थे इंटीग्रेशन में, इंडियन आर्मी आई, फिर इनको यहाँ पे सप्रेस किया गया, एंड निजाम वाज फोर्स्ड टू इंटीग्रेट टू इंडियन यूनियन। तो मिलिट्री के इंटरफेरेंस के बाद जो हैदराबाद है, हैदराबाद को मर्ज किया गया इंडियन यूनियन के साथ। सो दिस वाज द स्टोरी व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल्स मूवमेंट। तो पीपल मूवमेंट में पीजेंट्स और वुमेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, प्लस जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद की कांग्रेस, हैदराबाद कांग्रेस, ठीक है। इज इट क्लियर? 3, 4, 5 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो अपने से भी, एंड यू कैन ऐड मोर, जस्ट रीड अबाउट हैदराबाद। देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंट सेक्शन गिवन फॉर हैदराबाद, रीड दैट।